कर दे स्टार्ट। गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मोल नेयर बनो, मोल पति बनो, करोड़पति की तरह मोलपति। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। जैसे करोड़पति अरबपति बोलते ना, उसी तरह से है मोल नेयर, बिलियनियर, मिलियनियर वाली बातें कर रहा हूं। चलिए जी चलिए। तो क्या हाल है? क्या होमवर्क का स्टेटस है? देखो बच्चों, एक डायलॉग है मेरा जो मैं बहुत क्लास में बोलता रहता हूँ। ये जो होमवर्क है ना, इसके लिए ही है। एक लाइन में बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलो तो नो होमवर्क नो रैंक। यानी अगर होमवर्क नहीं किया तो रैंक नहीं आएगी। जिसका होमवर्क नहीं, उसकी रैंक भी नहीं। तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। होमवर्क करना रेगुलरली, तभी हमारी एक अच्छी रैंक आएगी। और अगर आप ये चीज़ करते रहोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। अगर आप होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी जी। तो इसलिए इस लाइन को याद रखना, जिसका होमवर्क नहीं, उसकी कोई रैंक नहीं। और जो होमवर्क कर रहा है उसकी रैंक तो आएगी आएगी। उसे कोई नहीं रोक सकता साहब। आनी है, मान के चलो। होमवर्क करते जाओगे तो रैंक तो आएगी आएगी। ये कंफर्म है। चलो, अब क्या दिया था बताओ? होमवर्क क्या दिया था? ओ, वन में क्या दिया था बताओ पहले? 11 से 15 तक। हम्म, पहले O1 में, हाँ, 11, 11 से 15। बोलिए, डाउट्स बोलिए। है क्या कोई डाउट? हो गए सारे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कुछ कुछ लिख रहे हैं कि डाउट है। देखता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 12 तो आसान है यार। 12 आसान है। हमने ऐसे क्वेश्चन किए ना, कि ग्लूकोज C6H12O6 या एसिटिक एसिड का क्वेश्चन जो किया था, तो उसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, वो निकाली तो थी यार। तो क्वेश्चन नंबर 12 आसान है यार। 12th के अंदर मास ऑफ NaI कितना है? क्योंकि जो सैंपल है उसका मास तो 3 ग्राम है, लेकिन उसमें NaI कितना परसेंट है? 0.5%। मतलब 0.5/100। ये किसका मास आ गया? NaI का। क्या आप इसमें आयोडीन का मास, आयोडीन के मोल्स नहीं निकाल सकते हो क्या? सब निकाल सकते हो आप। ये 1.5 इंटू 10⁻⁻²ग्राम। अब आप चाहो तो इसके मोल्स निकाल लो, तो Na के मोल्स भी पता चल जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 11 नहीं बता रहा बेटा, बिल्कुल नहीं बता रहा। अगर 11 तक अब करना पड़ गया तो फिर तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ?
मास दे रखा है, नंबर पूछा है, और वो भी मुझसे पूछ रहे हो। अरे भाई शर्म करो यार, कि कार्बन का मास दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे हैं सर, वो भी बता दो। 13th बता रहा हूं मैं यहां पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज है जो बताना चाहूंगा। जैसा शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 1 मोल, अगर आप ऑक्सीजन बोलते हो ना तो इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि सर ये ऑक्सीजन क्या है। तो वैसे नॉर्मली हम जब ऑक्सीजन बोलते हैं तो हमारा मतलब O2 से ही होता है, हाइड्रोजन बोलते हैं तो H2 से ही होता है, नाइट्रोजन बोलते हैं तो N2 से ही होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन हम यही मानेंगे, मतलब 1 मोल O2। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 1 मोल N2, राइट, इस तरह से। हाँ, लेकिन 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो वो एक अलग चीज है। 1 मोल O2 अलग है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम अलग है। तो एक तो ये चीज समझ में आई, ऑक्सीजन का मतलब O2, नाइट्रोजन का मतलब N2, हाइड्रोजन का मतलब H2। लेकिन अब यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो ऐसे लिख दो, या तो 1 मोल O2 है तो O2 लिख दो, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर मैं कहूं इसका मास कितना होगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, ऑक्सीजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन कहोगे, ऑक्सीजन। और यहां पर अगर हम बात करें तो 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह सकते हो। ये 1 मोल O2 है तो 32, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। उस टाइम पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको पता है, ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन एटम बोलो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलो। अब यहीं पर इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। ये कभी कभी यूज होता है, ज्यादा तो यूज नहीं होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अब दोनों जगह ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है, लेकिन यहां ग्राम एटम है। इस ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। यानी 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, ऐसे डैश लगा के, ग्राम डैश एटम, इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ही मोल है, लेकिन किसके, मॉलिक्यूल के। किसके, मॉलिक्यूल के। ये डिफरेंस आता है। लिख लो अच्छी तरह से, नोट्स में भी चाहो तो लिख सकते हो। देखो, ऐसे ही एक पॉइंट है, कभी कभी यूज हो सकता है, तो आप इसको लिख लीजिए। सर कंसेप्ट सही होता तो कैलकुलेशन खराब हो जाती है। अच्छा, और कैलकुलेशन सही होती तो बेटा कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। क्या करें बेटा, यही तकलीफ है जिंदगी की है। बट ऐसा नहीं है, मेहनत करते जाओ, सब सही हो जाएगा, होगा, डेफिनेटली होगा। पूछो भाई पूछो सर, एक डाउट है पूछो ना, डाउट बताने के लिए तो आया हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर अब मैं आ रहा हूं, ये तो लिख लिया आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, 1 ग्राम एटम कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो ये कितने हुआ, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम यानी 12 ग्राम। कितना, 12 ग्राम। बी ऑप्शन, हाफ मोल ऑफ CH4, तो इसका मास कितना होगा। सी ऑप्शन, 10 ml वाटर, 10 ml वाटर। और डी ऑप्शन, 3.0, 3.011 इंटू 10⁻23। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ढंग से, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना अच्छी तरह से। बताओ मास बताते जाओ इन सब के।
तो ये हाफ मोल है, इंटू 1/2 इंटू मास निकालना है 16। इसका मास सीधा सीधा, ये लिक्विड है, ये H2O मतलब वाटर लिखा हुआ है मतलब लिक्विड है। तो पानी की डेंसिटी सबको पता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, तो 10 ml कितना हो गया, 10 ग्राम। 10 ml कितना हो गया, 10 ग्राम। ये कितने मोल्स हैं, ये कितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करूंगा तो ये हाफ मोल आया। हाफ मोल किसके, ऑक्सीजन एटम के। और ऑक्सीजन एटम का हाफ मोल है तो इंटू 16, तो ये 8 ग्राम आया। अगर मोलिक्यूल होता तो 32 से करना पड़ता। तो ये 12 ग्राम, ये 8 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये भी 8 ग्राम। निकाल। वाटर की डेंसिटी कितनी है ये भी पूछ रहे हो, ये भी पूछ रहे हो हैं। दुनिया कह रही कि आजकल के बच्चे बड़े एडवांस्ड हो गए हैं, बहुत कुछ नॉलेज है उन्हें, बहुत कुछ आता है, बहुत आगे निकल गई है ये जनरेशन है। और फिर तुम पूछते हो सर वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो ये सब फिर कैसे काम चलेगा। ट्रिपल लाइन का क्या मतलब होता है, लिखने का तरीका होता है बेटा, और कुछ नहीं। ट्रिपल लाइन मतलब इसको, इसका मास, ये अलग अलग यूनिट्स है ना, तो मोल मास नंबर इसीलिए बराबर शो कर रहा है। हम्म। सिद्धार्थ कुछ पूछ रहा है, सिद्धार्थ जब जरूरत पड़ेगी तो पता चल जाएगा, और नहीं है जरूरत तो नहीं पता चलेगा। आगे मत बढ़ो बेटा, जब जिस चीज की जरूरत आएगी, चैप्टर खत्म होगा, जो जेई के लिए जरूरत है वो सब पता चल जाएगा, जो रिलेवेंट है वो सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 तक कोई डाउट, डन। ओके, चलिए S1 पर आते हैं। S1 में क्या दिया था, S1 में क्या दिया था मैंने, बताइए जी बताइए। S1 में बोलिए। यार कुछ कमेंट दिख नहीं रहे मेरे को। कमेंट बंद हो गए थे, ठीक है। हाँ जी, तो कहां से कहां तक दिया था S1 में, 6 से लेके 18 तक। डाउट्स बोलिए, डाउट्स बोलिए। 6 से लेके 18 तक। टेंथ में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10th। Na2SO4.7H2O, .7H2O, इसका कितना मास लें, मास पूछा है, ताकि उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो, 6.023 या 22 जो भी है एक ही बात है, इंटू 22 एटम्स हो ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए। इतने एटम्स ऑक्सीजन के होने चाहिए। दो तरीके हैं, यहां से स्टार्ट करके यहां आ सकते हैं, और यहां से एक वेरिएबल लेके वहां जा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मान लो ये हमने कितने ग्राम ले लिया, W ग्राम। तो अब देखते हैं W ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके मोल्स। तो उसके लिए किससे डिवाइड करेंगे, इसके मोलर मास से, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो बताओ इसका मोलर मास कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है।
Na2SO4.7H2O का सब बताएंगे, सब डिस्कस करेंगे। तो 18th भी डिस्कस करेंगे। 268, वेरी गुड। 268 एक तो क्या होता है ना, जब मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ तो कुछ बच्चे अपनी स्टोरी बस चला, सर ये डाउट है, अरे भाई एक टाइम पर एक ही तो क्वेश्चन बता पाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, 18 में डाउट है, 18 में डाउट है, 18 में डाउट है। तो अभी तो 10 बता रहा हूँ, 18 पे कैसे आऊंगा? जब ये खत्म करूं तब पूछो ना यार, फालतू की मत डालो डाउट। तुम क्या कर रहे हो ना, एक एक आदमी एक ही चीज को 10 बार लिखता है, उससे क्या होता है, तुम्हारे ही कमेंट ऊपर जा रहे हैं। एक बार लिखो तब भी दिखता है, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इस पूरे कंपाउंड के। लेकिन हमें किससे मतलब है, ऑक्सीजन एटम के मोल से। तो अब ये बताओ, इसके एक मोल में ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे? इसके एक मोल में ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे? यहां पर कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 7 और ये 4, टोटल 11। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम W अपॉन 268 इंटू 11, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, या अभी ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और ये W अपॉन 268 इंटू 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 6.023, या 22 इंटू 10 की पावर 22। सॉल्व कर लो, आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए जी, नेक्स्ट। जो भी आ रहा सही है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं। इससे जो आंसर है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है, इधर उधर कहीं से हो इश्यू हो। हाँ जी। 11 कहां से आया? इसके अंदर तुम्हें ऑक्सीजन के एटम्स नहीं काउंट कर हो पा रहे हैं मेरा, इसका क्या मतलब है? इस मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम है, सल्फर के कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं, इसमें बता नहीं सकता हूं? कोई पूछ रहा 11 कहां से आ गया, इसमें सोडियम के कितने एटम है, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, बताओ। हाँ जी। पता है, कोई पूछा सर न्यूक्लियन क्या होता है, पता है आज के दुनिया गूगल पे सब ढूंढ लेती है। अभी गूगल पे तुम पता नहीं क्या क्या ढूंढ लोगे, लेकिन सर न्यूक्लियन तो आप ही बताओ ना, बाकी तो सब गूगल पे मैं ढूंढ लूंगा, न्यूक्लियन आप बता दो। और पता भी होगा बेटा। नंबर न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास नंबर को बोला जाता है। तो न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी मास नंबर, एक ही बात है। हाँ जी। नहीं ना, नहीं। हो, अब और किस में डाउट है, इतना तो समझा दिया यार। है, चलो 14th। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा जा रहा है, इथेन और मीथेन है, दोनों का मास सेम है। इथेन और मीथेन दोनों का मास सेम है। इथेन के अगर 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स है, 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ इथेन के कितने होंगे, इसके इतने मॉलिक्यूल्स है तो इसके कितने होंगे, जबकि दोनों का मास सेम है। तो मान लेते हैं कि इसके n मॉलिक्यूल्स का मास इसके इतने मॉलिक्यूल्स के मास के बराबर है, तो आपको ये n बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं है, मास बराबर है, तो इसका भी मास निकालो, इसका भी मास निकालो, और दोनों को बराबर कर दो। क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं? अब बताओ, इथेन का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? इथेन का फॉर्मूला पता है क्या? इसका फॉर्मूला और मीथेन का फॉर्मूला।
वेरी गुड। दोनों का ही लिखो, इथेन और मीथेन। C2H6 और इसका CH4। सबसे पहले नंबर्स पता है, नंबर पता है तो यहां पर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, लेकिन मोल्स थोड़ी बराबर है, मास बराबर है। क्या बराबर है, मास। तो इसके इतने मोल्स का मास कितना होगा, इनटू इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है, 24 + 6 30। इसका मोलर मास कितना है, इनटू 16। दोनों को क्या कर दो, बराबर। इतना सा करना था, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। हो गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शीट में है, ये सब शीट में ही है बेटा, शीट का ही डिस्कशन चल रहा है। हाँ, नाइन्थ बता दूं मैं। नाइन्थ क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन के बजाय तुम्हें वाटर का मास बताना है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ट्राई करो। बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में यहां पर CuSO4.5H2, इसके एक मोल में वाटर के कितने मोल्स हैं, 5 मोल है। एक मोल में वाटर के कितने मोल्स है, 5 मोल है। ओ, कोई लिख रहा है सर CH4 का मोलर मास 10 होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सोचना। बादाम बादाम खाना थोड़ी सी हो सकता है, हाँ, जरूरत है ना। हरिओम, मत लिखो। कहाँ से 30 आया वो थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाओ, ऐसे तो फिर हो गया काम। क्वेश्चन नंबर देन 16। 16 बताता हूं। देखो जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे सब बताऊंगा मैं, बट ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है उसको बताए जा रहा हूं बताए जा रहा हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। 13 बहुत आसान है, 12th वाले क्वेश्चन में क्लास में ही करवा चुका हूं। 12th वाले क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं, लास्ट क्लास में नाइट्रेट आयन का भी क्वेश्चन करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उन्हीं को वापस से देखो, फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, हीमोग्लोबिन में 25% आयरन बाय मास है। The molecular mass of hemoglobin is 89,600. Then the number of iron atoms per molecule. क्या बताऊं अब, हैं। मॉलिक्यूलर मास हीमोग्लोबिन का कितना दे रखा है, 89,600, राइट। इतना हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास है, उसमें से आयरन कितना है, 25%। यानी ये कुछ भी मान लो, ग्राम में मान लो, इसमें से आयरन है 0.25%, परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100। ये किसका आ गया, आयरन का मास आ गया। ये क्या आ गया, आयरन का मास आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 896 और ये 1/4। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 और फिर 2 और फिर 4, 224। अब अगर आयरन का एक एटम है तो मास कितना होता है, 56। ये किसका मास आ गया, मास ऑफ आयरन। मास ऑफ आयरन अगर एक एटम है तो 56 मास होना चाहिए। अगर इतना मास है, ग्राम में ले लो, जो भी ले लो, अगर एक है यानी 56 ग्राम कर दो तो ये ग्राम हो जाएगा। अगर एक मोल है तो 56, तो यहां पर 224 ग्राम है, यानी कितने मोल हो गए, 4 मोल हो गए। तो 4 मोल हो जाएंगे बेटा, राइट।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, डन। 25% नहीं बोला है, 0.25% बोला है। 0.25%। 0.25% मतलब 0.25 डिवाइडेड बाय 100। या तो पूरा एएमयू में डील कर लो या ग्राम में कर लो, बात एक ही है। या तो यहां एएमयू लिख दो तो यहां एएमयू लिख दो, यहां ग्राम तो यहां पे भी ग्राम, यहां एएमयू तो यहां पे भी एएमयू। चलो जी, अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। डेंसिटी दे रखी, वॉल्यूम दे रखा है, उससे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करके क्या निकाल लो, मास। और मास पता चल जाएगा तो नंबर पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मोल को हम मास से कनेक्ट कर चुके हैं, नंबर से कनेक्ट कर चुके हैं, और गैसेस के लिए वॉल्यूम से कनेक्ट कर चुके हैं। कैसे कन्वर्जन करना है वो आपको पता है, नंबर पता है, मास निकालना है तो नंबर से पहले मोल्स निकालो, मोल से मास निकालो। नंबर से मोल्स कैसे निकालना है ये आप सबको पता है, मास से मोल्स कैसे निकालना है ये भी पता है। तो उन्हीं फॉर्मूले को यूज करना है, इधर से उधर मल्टीप्लाई करना है बेटा। ऐसे 1 2 3 4 5 सब पढ़ाने लग गया तो कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो इसीलिए आज का खत्म हो गया जो बताना था। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करो, यहाँ स्पून फीडिंग नहीं होगी, कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मैं बहुत डिटेल में बहुत आसानी से सब कुछ बता चुका हूं, बहुत आसानी से सब कुछ बता चुका हूं। राइट, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको, नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 में जस्ट अ मिनट, देखता हूं, देखें। 18 में एसटीपी बता चुका हूं मैं लास्ट टाइम, 22.7 ही लेंगे भाई, 22.7 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों डाउट है भाई? क्या डाउट है 18 में? 2 इंटू 22.7, 0.25 इंटू 22.7। सत्यम बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, वापस लास्ट क्लास का देख लेना। ओके, तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉल के एप्लीकेशन पर हम आएंगे कि मॉल का एप्लीकेशन क्या है।
तो पहले हम इसमें बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें उसको हमें बैलेंस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं H2O कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस O2। अब ये रिएक्शन क्या बता रही है आपको? ये रिएक्शन एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि एक H2O जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2 और O2 में। एक रिएक्ट H2O जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2 और O2 में। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक इंफॉर्मेशन तो ये है। दूसरी, अब हमें कोई भी जो रिएक्शन लिखी होती है उसको हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस हम कैसे करते हैं? तो हम ये कहते हैं कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ना तो किसी एलिमेंट का कोई एटम क्रिएट होता है और ना ही किसी एलिमेंट का कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसको कोई शॉर्ट में ऐसे बोल देता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यहां पर जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम राइट हैंड साइड में भी होंगे। दोनों साइड हाइड्रोजन के एटम्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम है तो राइट हैंड साइड में भी दो होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चार है तो राइट हैंड साइड में भी चार होंगे। इधर इसके ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में होंगे। तो अब इस लॉजिक से केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। अब यहां पर कभी भी आप बैलेंसिंग अगर कर रहे हो तो किसी एक का कोफिशिएंट आप पहले फिक्स कर लो। जैसे मैंने H2O का कोफिशिएंट फिक्स कर लिया, कितना होता है H2O। इसका कोफिशिएंट हमने फिक्स कर लिया H2O। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? अब दो। तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स होने चाहिए? दो। तो यहां पर ये भी कितने होंगे? क्योंकि इधर 1 × 2 2, तो यहां पर भी 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 1। लेकिन अभी तो कितने एटम है? 2 एटम है। O2 मतलब 2 एटम है। तो इसलिए यहां पर भी यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हाफ से। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका एक एटम। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम और यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम। तो ये बैलेंसिंग हो गई। लेकिन क्या बैलेंसिंग ऐसे ही होगी? कोई जरूरी नहीं है। अगर हम यहां पर मान लो इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस कर लेते हैं H2 प्लस O2, और यहां पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में 4 है तो राइट हैंड साइड में भी कितने होने चाहिए? 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? शुभम बेटा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने मना कर दिया, नहीं बताऊंगा, सुना? अब तुम पूछना भी मत कुछ। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बार बार ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा? मैं जब कुछ और बढ़ा रहा हूं तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अब तुम पूछोगे भी तो भी नहीं बताऊंगा। जब मैं बोल चुका हूं कि जो जो क्वेश्चन में डाउट्स में बता रहा हूं वो करो, जो नहीं बता रहा हूं मतलब आप खुद कर सकते हो। ये थोड़ी शीट में 15 क्वेश्चन है तो सारे में ही डाउट बताऊंगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसे बार बार लिखोगे तो हो जाएगा? अब नहीं बताऊंगा तुम्हारा डाउट, पूछो तुम और लिखो तुम 10 10 बार। चलिए, ये मतलब मैंने बता दिया यहां पर
POSC लिखा हुआ है तो बेटा और तो कुछ है नहीं इसका मतलब। एटम कंजर्वेशन यानी ना तो एटम क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो आप इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के भी 4, ऑक्सीजन के यहां 2 एटम है, ऑलरेडी यहां 2 है, तो यहां पर कह सकते हो क्या आ गया, 1 आ गया। बट क्या बैलेंसिंग ऐसे ही या ऐसे ही होगी? नहीं, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो बैलेंसिंग ऐसे भी कर सकते हो। आपने यहां पर कोफिशिएंट मान लो 4 कर दिया, कितना कर दिया, 4, तो यानी इसके 8 एटम्स हो गए, तो यूं कह दो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बैलेंस्ड है। इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 4 हो गया, तो यहां पे भी 2 का 4 हो जाएगा और यहां पर भी 2 हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड है। तो एक ही रिएक्शन को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये सब बैलेंस्ड है, यानी इनफाइनाइट वे में आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। कोई एक तरीका नहीं होता है। ये भी सही है, ये भी बैलेंसिंग सही है, ये भी सही है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो भी सही है। तो ये क्या हुई, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। वैसे ज्यादातर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट हो। यानी अगर आप मुझसे कहोगे इसको बैलेंस करो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है, सब सही है, बट ज्यादातर क्या रखो, मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट। ऐसे नहीं कि 20 20 10 कर रहे हो, ज्यादा अच्छा 2 2 1 मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट। राइट, आदित्य खुद सोच के देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास और POSC, क्यों दोनों को करने की कोशिश कर रहे हो? अभी एक वर्ड आया है, बात खत्म हो गई। वैसे उसका भी मतलब तुम निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां जिसकी जरूरत है वहीं उसकी बात करें। राइट, अभी यहां पर ये वर्ड है तो उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अब थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। बट ये बैलेंसिंग क्या बता रही है, अब आपको, आपने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, ये क्या बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी इसके राइट नाउ कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। यहां पर भी H2 के 2 मॉलिक्यूल, ये O2 है, इसका 1 मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका आधा मॉलिक्यूल, इसके 4 मॉलिक्यूल, H2 के भी 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर है। राइट, जैसे अमोनिया की मैं बात करता हूं, मान लो ये कोई रिएक्शन है, अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा और इसके 3 मोल बनेंगे। यानी ये रिएक्शन बैलेंस कर ली मैंने। वापस अगर बैलेंसिंग कैसे की वो बताऊं, यहां पर मान लो आपने 2 लिख दिया साहब, इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है, तो राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के 2 होने चाहिए, तो दिख ही रहा है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पर। इसके 2, इसका 1। देन यहां पर अगर इसके 2 एटम, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 6, तो यहां पर भी 6 होने चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। ये इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई साहब, 2 1 3। आयुष ने लिखा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 नहीं हो सकता, बेटा बैलेंसिंग में हाफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम, और हाफ मोल भी बोल सकते हो उसको, तो बैलेंसिंग में टेंशन मत लो। बैलेंसिंग में कोफिशिएंट हाफ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है। अब जैसे, चलिए आप इसको बैलेंस करो, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको बैलेंस करो, CH4 प्लस O2 कन्वर्टिंग इंटू CO2 प्लस H2O।
तो यहां पर अब क्या करें, पहले किसी एक का कोफिशिएंट फिक्स कर दो। किसी एक का कोफिशिएंट आपकी इच्छा तो 1 लो, 2 लो, तो ज्यादा अच्छा है कि 1 ही ले लिया जाए, है ना। अब जैसे ही आपने इसका कोफिशिएंट 1 फिक्स किया, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम फिक्स हो गए कितने, 1। तो यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ही होना चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 आ गया। कार्बन बैलेंस्ड, एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, क्योंकि और कहीं कार्बन नहीं है। अब जैसे ही आपने इसका कोफिशिएंट 1 फिक्स किया, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स। तो यहां पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने चाहिए, जबकि यहां H2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। और अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। सिंस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2H2O, यानी H2O के 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन। तो यहां ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम, तो यानी टोटल कितने हो गए, 4 एटम। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2। वेरी गुड, अरे वाह, मेहनत करके बहुतों ने बहुत पूरी रिएक्शन ही लिख डाली, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यस, ये बात है, अच्छी बात है, गुड गुड गुड, यश, देख लिया भाई, देख लिया मैंने। पूछ लो विकास, जो भी डाउट पूछना है। तो अभी तो हमने बैलेंसिंग की है। पार्शियल मेथड ऑफ बैलेंस बताओ, ये क्या होता है बेटा, बैलेंसिंग। वेरी गुड, बार बार मत लिखो, बार बार मत लिखो, है ना। तो ऐसे इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। तो पहली चीज, रिएक्शन की बैलेंसिंग आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि सर हमें तो बैलेंसिंग आती। यस, ये 9th में 10th में सभी में करते हो, तो बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब बैलेंसिंग के बाद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या बताता है, उस पर हम आते हैं। तो हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है, मोल्स को कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे आपने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, ये केमिकल रिएक्शन क्या बता रही है आपको, इसका क्या मतलब है, वो देखते हैं। अरे भाई, एक कोई लिख रहा है बार बार, सर एक क्वेश्चन है पूछू, तो पूछ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो, लिख दो। अगर रिलेवेंट होगा तो मैं आंसर का अभी रिप्लाई कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। वंश प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएंगे बैलेंसिंग के, डू नॉट वरी, सब मिल जाएंगे। ओवर बैलेंसिंग भी कंसिडर, सर ओवर बैलेंसिंग ये वर्ड ज्यादा खैर समझ में नहीं आया। चलो, तो अब ये क्या बता रहा है आपको, अगर ये रिएक्शन लिखी हुई तो उसका आप ऐसे कह सकते हो कि अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल अगर अमोनिया के हैं, तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। इसके 2 मॉलिक्यूल से इसका 1 मॉलिक्यूल, और इसके 3 मॉलिक्यूल, ये आप कह सकते हो। लेकिन बहुतों को लगता है कि अगर ये 2 लिखा हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंटेनर में भी अमोनिया के 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, नहीं। कंटेनर में तो अमोनिया के 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 2 मोल, कुछ भी हो सकता है। ये तो केवल ये कह रहा है कि अगर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं, सुनना इसको, अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल है तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा और इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये आप कह सकते हो। यानी अगर इसके 4 मॉलिक्यूल है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसके 2 है तो 1 और 3, तो 4 2 6, अगर और 10 है, इसके 20 मॉलिक्यूल, तो इसके 10 बनेंगे, इसके 30 बनेंगे। यानी इसके अगर 20 मॉलिक्यूल है तो इसके 10 मॉलिक्यूल बनेंगे इससे, और इसके कितने बनेंगे, 30 मॉलिक्यूल बनेंगे।
है ना। अब यहां पर अगर मान लो इसके 20 Na मॉलिक्यूल्स है, तो इसके 20 Na मॉलिक्यूल्स है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर इसके 10 Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हो बनेंगे, इसके 30 Na मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यानी सबको मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे डजन होता ना, इसके 20 डजन से इसके 10 डजन, इसके 30, ऐसे बोल सकते हो। तो Na कर दिया, इसके इतने मॉलिक्यूल से इसके 10 Na बनेंगे, इसके 30 Na बनेंगे। और अगर इसके 20 Na मॉलिक्यूल है तो मैं इसे और क्या कह सकता हूं कि अगर इसके 10 मोल है तो इससे इसके 20 मोल्स है तो इसके 10 मोल बनेंगे और इसके 30 मोल्स बनेंगे। यानी डायरेक्ट 20 10 30 रेशियो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कह सकते हो। यानी अगर इसके 2 मोल है, अगर इसके 2 मोल है तो इससे इसका 1 मोल बनेगा और इसका 3 मोल बनेगा, ऐसे भी कह सकते हो। मतलब ये कोफिशिएंट, ये पता है क्या कहलाते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आप इसको कैसे भी सोच सकते हो, 2 मॉलिक्यूल है तो इसका 1 बनेगा, इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो कि इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा और इसके 3 मोल बनेंगे। तो अगर यहां मोल है तो यहां पर भी मोल, यहां पर भी मोल, यहां नंबर है तो यहां पर भी नंबर, यहां पर भी नंबर, यहां डजन है तो यहां पर भी डजन, यहां पर भी डजन। इसके 2 डजन मॉलिक्यूल से इसे 1 डजन मॉलिक्यूल बनेगा और इसका 3 डजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये रेशियो यही रहता है, तो डायरेक्ट मोल से रिलेट कर सकते हो आप। यानी अब अगर मुझे पता है कि मेरे पास अमोनिया के 2 मोल है तो मैं कह सकता हूं उससे मैं 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकता हूं और 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता हूं। नंबर से रिलेट कर सकते हो। क्या इसको मास से भी रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसके 2 ग्राम से इसका 1 ग्राम बनेगा? नहीं बोल सकते हो। 2 ग्राम से 1 ग्राम नहीं, 2 मोल से 1 मोल, 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल, ग्राम से रिलेट नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि इसके 2 ग्राम से इसका 1 ग्राम और इसका 3 ग्राम नहीं बनेगा। समझ में आई मेरी बात? तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे आसान है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एप्लीकेशन है इस चीज का। और यूनिटरी लगा सकते हो। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं 2 मोल हो, 20 मोल हो तो 10 मोल, 2 मोल है तो 1 मोल, 4 मोल है तो 2 मोल। यानी यूनिटरी लगाना आना चाहिए, यूनिटरी लगाना आना चाहिए आपको। कि यहां पर बहुतों को पता क्या लगता है, जैसे अगर मैंने ये रिएक्शन लिख दी N2 + 3H2, तो क्या इसका मतलब मेरे पास अमोनिया के 2 मोल्स हैं, ये जरूरी है कंटेनर में? कोई जरूरी नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपको यूनिटरी लगानी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इसके x मोल्स है, तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास इसके x मोल है तो इसके कितने मोल्स बनेंगे और इसके कितने मोल्स बनेंगे, कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे हम? यूनिटरी लगाओ साहब। पहले कैसे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो यूनिटरी कैसे? 2 मोल अमोनिया से नाइट्रोजन का कितना बन रहा है? 1 मोल। ध्यान, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया से नाइट्रोजन का कितना बनेगा? 1/2। तो x मोल अमोनिया से नाइट्रोजन का कितना बनेगा? x/2। x/2 यानी इसके x मोल से इसका कितना बना? x/2। ये ऐसे आया। H2 के लिए कैसे यूनिटरी लगाओगे? 2 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 3/2H2। तो x मोल से कितना बनेगा? 3/2x। हाँ, लेकिन ये कब बनेगा? जब ये पूरा डीकंपोज हो जाएगा, जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके x/2 और इसके इतने मोल्स बनेंगे। यहां ये मोल है तो ये भी मोल और इसको भी मोल बोलोगे, तो ज्यादातर हम मोल्स में ही बात करेंगे। ये मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये मोल है तो ये भी मोल, ये भी मोल, ये डजन है तो ये भी डजन, ये भी डजन।
समझ में आई बात? इसके लिए रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए भाई, इसके लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। प्रांशुल शायद समझा चुका हूं मास में क्यों नहीं बोल सकता, तो आई थिंक वो बात खत्म हुई, ओवर में समझा भी दिया हूं जो तुम पूछ रहे हैं, है ना। मैंने आगे होके ही समझाया था कि मास क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे को रिलेट कैसे करना है वो मैंने बताया। ये यूनिटरी लगा सकते हो ना, बताओ आप, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसे रिलेट करने में? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ऐसे रिलेट किया जा सकता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, गॉट इट सर। इजी है, नो प्रॉब्लम, नो गुरुजी, ये सब आसान है। तो रिलेट, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी मुझे अमोनिया के मोल्स पता है तो मैं N2 के भी बता सकता हूँ और इसके भी मोल्स बता सकता हूँ। यूनिटरी यहां से इसके लिए भी लगा सकते हो और इसके लिए भी लगा सकते हो। बेटा सामने सामने दिख रहा है, जैसे यहां लिखा है वैसे ही यहां लिखा है। 2 मोल से 3 मोल, 2 मोल से 3 मोल, दैट्स इट। ये मत पूछो यार कि इसको वापस से बता दो, अगर इसको ही वापस बताना पड़ेगा तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं बचा, है ना। यूनिटरी लगा रहा हूं, 2 से 3, 1 से 3/2, तो x से 3/2x, खत्म। यहां पर भी यूनिटरी लगा दी, 2 से 1, तो 1 से 1/2, तो x से x/2। ये किसके मोल्स हैं? अमोनिया के। ये किसके मोल्स हैं? N2 के। ये किसके मोल्स हैं? अमोनिया के। ये किसके मोल्स हैं? N2 के। समझ में आई बात? चलो, तो अब इसी को, इसी पर क्वेश्चन करते हैं, इसी पर क्वेश्चन करते हैं। किसी ने पूछा सर मास क्यों नहीं रिलेट कर सकते? बेटा आपने बैलेंसिंग किस लॉजिक से की है, या बैलेंसिंग कैसे की है? 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल, ये सही किया ना? तो ये नंबर्स है ना, नंबर्स है। इसके 2 मोल, या ऐसा कहा कि 2 ग्राम से 1 ग्राम, ऐसा बोला? नहीं बोला ना। इसके 2 मॉलिक्यूल से इसका 1 मॉलिक्यूल, नंबर्स को बैलेंस किया। तो मोल भी नंबर है, मास को तो बैलेंस किया नहीं। क्या ऐसा कहा कि हमने यहां मास को बैलेंस करें? ये कैसे किया? 2 एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 एटम है तो यहां पे भी नाइट्रोजन के, तो नंबर को बैलेंस कर रहे हो, इसीलिए रिलेट भी किससे करोगे? नंबर से ही करोगे। ठीक है, तो ये लॉजिक यहां इस तरह से है। अब मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, टोटल मास जो है वो बैलेंस रहेगा। एक रिएक्शन होने पे टोटल मास जो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अब कोई कहे कि हाइड्रोजन का मास, तो इनिशियली हाइड्रोजन का मास तो था ही नहीं, हाइड्रोजन यहाँ इनिशियली हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ, हाँ, लेकिन टोटल मास जो है वो हमेशा क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। बट रिएक्शन को बैलेंस करने में लॉजिक जो यूज होता है वो होता है कि जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में है उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी होंगे। चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर मैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आसानी से। फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय 85 ग्राम अमोनिया। 85 ग्राम अमोनिया using following रिएक्शन। रिएक्शन में लिख के दे रहा हूं, वैसे तो अभी हम इसको बैलेंस कर चुके हैं, बट जब भी मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे हमेशा पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो ये क्वेश्चन है यहां पर जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो रिएक्शन दे रखी है उसे क्या करो, बैलेंस करके लिखो। तो यहां पर इस रिएक्शन को सबसे पहले क्या करो, बैलेंस करो। ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, है ना बेटा। जो बता रहा हूं वो सुनो, अभिनव इधर उधर की बातें ना करे। सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, इररिलेवेंट सेंटेंस है। जो सेंटेंस काम किए उसकी बात करें, है ना। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर हम करते हैं। वाह, बहुतों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बट किसी का अलग भी आ रहा है, 42.5, 127.5 प्रियांशु। वैसे बेटा टोटल 85 ग्राम है, तो इन दोनों का मास जो होगा वो टोटल 85 ही आना चाहिए, 85 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये मैं चीज बता दूं आपको। हम्म। तो किस कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मास 85 से भी ज्यादा आ रहा है, तो मास थोड़ी बढ़ जाएगा, रिएक्शन होने पे मास बढ़ जाएगा, है। बहुत बढ़िया, 70 और 15। तो सबसे पहला काम रिएक्शन लिख लो पहला। फिर साइड में क्या करो, यहां एक लाइन बनाओ और जिसका मास दे रखा है उसके क्या निकालो, मोल्स। तो मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया 85 डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 17, 85 डिवाइडेड बाय 17। तो ये मोल्स कितने आ गए, 5। ये मोल्स कितने आ गए, 5। किसके मोल्स आ गए, अमोनिया के। अमोनिया के मोल्स आ गए 5 मोल्स। यहां पर वहां से जो मोल्स निकाले हैं ना, वो मोल आप यहां लिख दो, वो मोल आप यहां लिख दो। यहां पर कितने मोल्स है, अब आपको क्या लगाना है, यूनिटरी लगानी है। किसी ने लिखा सर यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो उससे क्या लेना देना बेटा। वैसे तो यहां पर थोड़ी देर पीछे पहले यहां पर भी 2 था, तो भी यहां x लिखा या नहीं लिखा। क्या यहाँ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हमारे पास 2 मोल अमोनिया है? ऐसा तो नहीं कहा, कंटेनर में 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो यहां पर जब आप लिखते हो तो आपके पास कितने मोल्स हैं, यहां 2 लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अमोनिया के कितने मोल्स है, 5 मोल। हाँ, अब हमें बताना है कि नाइट्रोजन के कितने बनेंगे और इसके कितने बनेंगे। तो इनिशियली इसके 5 मोल, कंटेनर में इसके 0, इसके 0, इसीलिए मैंने यहां 0 0 लिख दिया। अब जब ये अमोनिया डीकंपोज होगी तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, वो यूनिटरी लगाना है। वो आप क्या लगाओगे, यूनिटरी लगाओगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो इस बार हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5 मोल, तो यहीं पर लिखो। अब बार बार अलग से नहीं लिखोगे, इसके 5 मोल चाहो तो, यानी 2 मोल से अमोन नाइट्रोजन का 1 मोल, तो 1 मोल से 1/2, तो 5 मोल से 5/2। तो इसके 5 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे, 5। इसको 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/2 ऐसे लिख दो। और इसके लिए भी यूनिटरी लगाओ। इसको एक और ऐसे वैसे समझ के करो, लेकिन फिर भी कह सकते हो। इसको अगर इससे रिलेट करना है तो इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू 5, इसके कितने मोल्स हैं। यानी इसके कितने मोल्स आ गए, 2.5, और इसके कितने आ गए, 7.5। ये इनके क्या आ गए, मोल्स आ गए। ये सब मोल्स है, ध्यान रखना। कुछ नहीं किया, पहले वाले क्वेश्चन में जहां x था, चाहो तो वहां पर x की वैल्यू 5 रख दो, 5/2, और ये 15/2, इतना ही किया हमने।
और कुछ नहीं किया है, एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो, दैट्स इट। इतना ही आप यहां पर कर रहे हो। मोल्स आ गए, मोल से क्या निकाल सकता हूं, मास। तो इसके 2.5 मोल्स, मोल से मास कैसे निकाला जाए, तो मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये नाइट्रोजन के मोल्स हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 28, मल्टीप्लाइड बाय 28, 7.5 इंटू 2, 15 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 70। तो आंसर इज 70 ग्राम तो नाइट्रोजन है और 15 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है। N2 तो 28 से H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुतों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया जी बढ़िया। एक छोटी सी चीज और ऐसे बता देता हूं आप लोगों को, ऐसे भी देख लो, A मोल्स ऑफ A कन्वर्टिंग इनटू B मोल्स ऑफ B। सुनना, इसके A मोल्स से इसके कितने मोल्स बनेंगे, B मोल्स। अगर A मोल्स लिए हैं तो इसके B बनेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं इसके A मोल्स दूं। अगर मेरे पास इसके X मोल्स हैं तो इसके X मोल से इसके कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, तो A मोल से B, तो 1 से B बाय A, तो X से B बाय A इंटू एक्स मोल्स बनेंगे, ये होता है। यानी इसके X मोल से इसके इतने मोल्स बनेंगे, A से B बनेंगे। अब अगर आप कहते हो इसके 10 मोल्स हैं तो इसके कितने बनेंगे, B बाय A इंटू 10 कह दो, इतने मोल्स बनेंगे। हाँ, लेकिन ये कब बनेंगे, जब ये पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, जब ये पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। हाँ जी, किसी ने पूछा 28 कहाँ से आ गया, हा हा हा, है 28 से क्यों मल्टीप्लाई किया। मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जतिन, मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से। तो इसका मोलर मास कितना है, 28, इसका मोलर मास कितना है, 2। तो इसके मोल्स को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया, इसके मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ये पढ़ा आपने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये ऐसे हमें करना है। राइट, बहुत सिंपल से। और ऐसे क्वेश्चन देता हूं, चलो इस तरह से लैंग्वेज ही हटाते हैं, ऐसे करते हैं, इसके 2a कन्वर्टिंग इनटू 3b प्लस 4c। चलो जी, अब आंसर देना मेरे को, केवल अभी मोल्स की बात कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर इसके 6 मोल्स हैं तो इन दोनों के कितने बनेंगे, इन दोनों के कितने मोल्स बनेंगे, इसके 6 मोल से जल्दी से बता दो। बी के कितने बनेंगे, सी के कितने बनेंगे, बताओ बताओ बताओ। इनिशियली इसके 6 मोल्स है, ये नहीं है, ये नहीं है, बनेंगे कितने, जब ये 0 हो जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे। यस, आंसर इज 9 और 12, बिल्कुल बढ़िया जी। अजीत का आंसर आ गया, अंजलि का भी आ गया, प्रकाश का भी आ गया, रुद्रा का भी आ गया, अभिनव का भी आ गया, रौनक का भी आ गया, कुशाग्र का भी आ गया। आ गया,
इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ बेटा? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। 9 और 12 लिख दूं? 6 मोल से कैसे आया 9 और 12? वो यूनिटरी लगा के ही आया, हाँ या ना? इसके 6 मोल्स के से इसके 9 के 2 से 3, तो 1 से 3/2, तो 1 से 3/2, तो 6 से 3/2 इंटू 6, यानी ये आ गया 9। 2 से 4, तो 1 से 4/2 इंटू 6 से 6, तो ये आ गया 12। ये क्या आए हैं? मोल्स आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मास निकालना है तो क्या करोगे? मास निकालना है तो क्या करोगे? इनको इनके मोलर मास से ही मल्टीप्लाई करोगे। यानी मोलर मास ऑफ, मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ बी, और इसका मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ सी। यही करोगे, यही करोगे यार। मैंने इसके मोल्स को इसके मोलर मास से, इसके मोल्स को इसके मोलर मास से, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सी। ये क्या है? मोलर मास ऑफ। चलो, ठीक है। तो अब यही तो किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया आपने? इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर ये मोल्स आ गए, कोई पूछ रहा क्या किया, वापस लिख देता हूं यहां पर। अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 + H2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके कितने मोल्स है? 5 मोल। अब बताओ, ये बैलेंस्ड है। अब मुझे बताओ इसके कितने मोल्स बनेंगे और इसके कितने मोल्स बनेंगे? कोई कह रहा कि 5/2 क्यों किया? भाई क्या किया, यहां पर भी तो यही किया था अभी तुम लोगों ने, अभी तुमने भी तो यही किया, यही तो पूछा था। जस्ट ए मिनट, ये देखो 3/2, तो यहां पर बताओ क्या होगा? 2 मोल से 1 मोल, तो 5 मोल से, ये पहले जीरो है, ये भी जीरो है, ये जब जीरो होगा तो 1/2 3/2 इंटू 5, ये क्या आ गए? इनके मोल्स आ गए कितने? 5/2 मोल्स, यानी 2.5 मोल्स। और यहां पर 7.5 मोल्स। अब बताओ, मास निकालना है, ये क्या है? मोल्स, तो मास निकालना है तो 2.5 इंटू 28, 7.5 इंटू 2, ये आंसर आ गया। ये 70 और ये 50। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, करिए ये क्वेश्चन, करिए, पढ़ो क्वेश्चन को, अच्छी तरह से पढ़ो। और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है? 108। ये रिएक्शन यहां पर मैं वापस से लिख देता हूं, Ag2CO3, इसको हम हीट अप कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड। इसको हीट अप किया तो सिल्वर सॉलिड रह गया, और CO2 जो है वो इवॉल्व हो गई, ऑक्सीजन जो है वो भी इवॉल्व हो गई, क्योंकि स्ट्रांगली हीटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर अब आपको बताना है रेजिड्यू का मतलब क्या हुआ, क्या बचा हुआ रह जाएगा। CO2 इवॉल्व हो जाएगी, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी, तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, सिल्वर। सिल्वर बचा हुआ रह जाएगा। तो आपको रेजिड्यू का मास निकालना है, मतलब इसका बचा हुआ मास निकालना है, किसका, सिल्वर कितना प्रोड्यूस होगा। यानी इसी क्वेश्चन को मैं ये कह सकता हूं कि इतने ग्राम Ag2CO3 से सिल्वर कितना प्रोड्यूस होगा, सिल्वर कितना प्रोड्यूस होगा, बचा हुआ जो है दैट इज रेजिड्यू। तो बताइए सिल्वर का मास क्या होगा। सिल्वर का एटॉमिक मास मैंने दे दिया 108। जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ। आंसर भी आने लग गए मेरे पास, बिल्कुल सही। 2.16। आंसर लेकिन और भी अलग अलग, किसी का 1.08 भी आ रहा है, किसी का 5.52 भी आ रहा है। क्या इतने सारे आंसर आ रहे हैं क्या। अच्छा ऑप्शन दे दूं, A B C D ऐसा करते हैं क्या। बोलो बोलो बोलो। 5.12 भी लिखा है किसी ने, वैसे 5.52। हाँ, अच्छा ज्यादातर का तो 2.16 ही आ रहा है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले रिएक्शन लिखी हुई है, बैलेंस्ड है, क्या कहा था, सबसे पहले साइड में यहां पर क्या करोगे, क्या करोगे यहां पर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। यहां नहीं निकालोगे, यहां मास नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मोल्स। तो 2.76 है, मोल्स ऑफ कंपाउंड निकालने हैं। तो यहां पर मोल्स कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना हो गया 276, इसका मॉलिक्यूलर मास 276। ठीक है, तो कितने मोल्स आ गए, 0.01 मोल, 0.01 मोल। ठीक है, 0.01 मोल। तो यहां पर इसके 0.01 मोल ही लिखोगे, ध्यान रखना। अब बताओ इसके 0.01 मोल से इसके कितने बनेंगे, इसके और इसके क्या सबके मोल्स बता सकते हैं। तो जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, अभी तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो, स्टार्टिंग में ये भी जीरो, तो 0.01 मोल से 0.02 मोल्स, 0.01 मोल से इसके भी 0.01 मोल, और इसके 0.01 डिवाइडेड बाय 2, स्टोइक्योमेट्रिक। फिर यूनिटरी लगा रहा हूं, देखो बेटा, 1 मोल से आधा मोल, तो 0.01 मोल से 0.01/2, 1 मोल से 1 तो 0.01 से 0.01, 1 मोल से 2 तो 0.01 मोल से 0.01 इंटू 2 कर दो, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं बस। सबके क्या पता चल गए मोल्स, हमें तो इसका मास चाहिए। तो 0.01 इंटू 2 इंटू 108, यानी बिल्कुल सही 2.16 ग्राम, 2.16 ग्राम। हाँ, अभी भी ये वापस बेटा मोलर मास कितना निकाल चुके हैं। अभी भी बहुतों के डाउट यही आते हैं, इथेन लिखा तो 30 कैसे आ गया बेटा, मोलर ये मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास, किससे करेंगे हैं, किससे करेंगे, तो वही करना पड़ेगा और कुछ। किसी ने पूछा सर रेजिड्यू कौन सा है, कैसे पता चलेगा, है ना। अरे बेटा इतना तो समझा दिया, ये गैसेज उड़ जाएगी तो जो बचा हुआ रहता है वो गैस, वो रेजिड्यू है। तो यहाँ क्या बचा रहेगा, यहाँ क्या बचा रहेगा,
अगर तुम्हें कहे कि पानी है उसमें सॉल्ट है और इसे हीटअप कर दूं, पानी है उसमें सॉल्ट है हीटअप कर दूं, तो बचा हुआ क्या रहेगा? क्या बचा हुआ रहेगा? रेजिड्यू उसी को बोलते हैं। रेजिड्यू उसी को बोलते हैं। तो क्या बचा हुआ रहेगा? पानी में सॉल्ट और उसे हीटअप कर दे तो सॉल्ट ही बचा हुआ रहेगा ना। दैट इज रेजिड्यू। उसी को रेजिड्यू कहते हैं। हम्म। कोई कहता सर थोड़े टफ क्वेश्चन करवाओ, कोई कहता सर ये मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा। सब करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे 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 थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट, अभी आप स्टार्टिंग की है, लेवल और बढ़ेगा, वो टेंशन मत लो, है ना। और बेसिक चीजें वो एक एक बार पढ़ाई जा रही है, तो वो एक एक बार अच्छी तरह से सुनो। किसी के मोलर मास याद नहीं करने हैं आपको, मैंने पहले भी मना किया है, यहां पर मैंने सिल्वर का एटॉमिक वेट दे दिया था। अब इससे आप ये तो निकाल सकते हो, एटॉमिक वेटेड क्वेश्चन में दे रखा होगा, ध्यान रखना। बट अभी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा कंटेंट ही नहीं है, तो इस पर कोई टफ क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, आगे आएगा, थोड़ा वेट करो, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आप यहां पर कर सकते हो। अब मैं जस्ट ये तो एक एग्जांपल दिया था, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहा हूं। तो यहां पर वैसे तो टाइप वन तो कर चुके हैं, लेकिन अब हेडिंग डाल के एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूं, टाइप वन प्रॉब्लम्स। दो हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो टाइप वन ही है, बट एक हेडिंग डाल दी। ये क्या है? टाइप वन प्रॉब्लम्स, रिएक्शंस, यूं कह दो रिएक्शंस इन विच ओनली वन रिएक्टेंट is involved. One reactant is involved. जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, अमोनिया भी एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए, वो यहां पर भी एक ही रिएक्टेंट है, अमोनिया के केस में भी एक ही रिएक्टेंट है। तो क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट, लेकिन थोड़ा अलग तरह, कैलकुलेट मास ऑफ रेजिड्यू obtained by heating 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। गिवन केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। और यहां पर कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। बाकी सबका पता है। जल्दी से आंसर निकाल के लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर लिखो। यस यस यस, कौन सा आंसर लिख रहा हूँ? 280 ग्राम, 280 ग्राम। बढ़िया जी बढ़िया। बट आंसर अभी भी किसी का 280 आ रहा है, किसी का 52 आ रहा है, थोड़े थोड़े वेरी कर रहे हैं।
तो वापस से, वैसे अच्छी बात क्या है, ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है, तो कुछ अलग से करना नहीं है यहां पर, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इसके मोल्स निकालो, तो यहां पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स कैसे निकालेंगे, मास कितना है 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसका 100, तो कितने मोल्स आ गए इसके 5 मोल। इसके कितने मोल्स है 5 मोल। खैर यहां पर सभी का कोफिशिएंट 1 1 ही है, तो इसके 5 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे 5, इसके भी कितने बनेंगे 5। तो 5 मोल का मास क्या होगा। अब मोल से मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा, पहले मास से मोल्स निकाले, अब हमें मोल्स आ गए, मोल से वापस मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके मॉलिक्यूलर मास से। किसके मॉलिक्यूलर मास से, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो ये 5 × 56, यस आंसर इज 280 ग्राम, आंसर इज 280 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं टाइप 1 प्रॉब्लम के। अब आपको क्या करना, देखो बच्चों, आज के लिए तो यहीं तक करते हैं, इसमें थोड़ा और मैं बढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए, और थोड़ा सा और वापस से क्या करना है कैसे करना है वो 2 5 मिनट अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो होमवर्क नोट कर लो। तो आई थिंक 18 तक तो कर ही चुके थे O1 में, तो 19 से लेके 28 तक, और S1 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 18 तक तो कर ही चुके हैं हम। तो 19 से उसमें भी 27 तक जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। अभी भी मैं क्या देख रहा हूं, O1 में 15 तक हुआ ना, तो चलिए 16 तक कर लो, 16 से कर लो, 16 से कर सकते हैं। एक काम करो, थोड़ा चेंज कर देते हैं। 16 से इसको चेंज कर देते, चलो ठीक है, अभी 16 से 25 तक, ठीक है, यहीं तक करेंगे। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, बहुतों को अभी तक मतलब मोल और मास, देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत की है। ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये बार बार यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर मुझे मास पता और मोल्स निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूं, और दूसरा अगर मुझे मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में मास गिवन होता है और मास ही पूछा जाता है, तो लेकिन मास दिया हुआ किसी और का होता है और पूछा किसी और का जाता है। तो सबसे पहला काम ही होता है कि मास जिसका दे रखा उसके मोल्स निकालो। अब जिसका मास होगा उसी का मोलर मास होगा, यहां पर भी जिसके मोल्स होंगे उसी का मोलर मास होगा। ये चीज थोड़ी सी समझो, और जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना उन्हीं को वापस से करो, उन्हीं को वापस से करो, बार बार करो, आदत डालो, फ्लो लेके आओ उस चीज में। अभी भी
देखो बहुतों के आंसर आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि बैच में जितने भी बच्चे हैं सबको ये चीज समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या हम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कर रहा हूं, बस यही फॉर्मूला, और फिर केमिकल रिएक्शन में तो यूनिटरी लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यूनिटरी लगा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं उनको अच्छी तरह से देखो, उनको वापस से करो एक एक बार। स्लो स्पीड है तो दूसरी बार करो। अभी होमवर्क ज्यादा नहीं मिला है, आप ध्यान रखो। हमारी ये अच्छी चौथी या पांचवी क्लास है, फोर्थ क्लास आई थिंक, या जो भी, उसमें अभी कोई बहुत ज्यादा होमवर्क मैंने आपको नहीं दिया है। बहुत ज्यादा आपको बस यही कन्वर्जन हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, केवल इसी कन्वर्जन पर हो रहा है। उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो। अगर किसी को लगता है कि सर ये नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो। कोई एक क्वेश्चन नहीं होता इसका मतलब दूसरा नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। बार बार उन क्वेश्चंस को करो। आज भी मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट्स बताए हैं, पहले भी मैंने बताए थे, तो इन क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, देखो अभी इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मोल्स ऐसे निकालने होते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा आगे चल के, तो अपने आप ही निकल जाता है। अच्छा मास है तो मोल्स इतना होगा, मोल्स इतना है तो मास इतना होगा। तो ये बहुत स्पीड के साथ करना, उसके लिए जरूरी क्या है आप लोगों की, कि इसकी और हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। राइट, ज्यादा से ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करें तो अपने आप ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कर नहीं सकते हो आप, पहले तो ये सोचो कि मैं ये करके रहूंगा। जिनसे भी नहीं हो रहा वो भी ये सोचो नहीं मुझे ये करना है। फिर क्या करेंगे, फिर अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वापस रिकॉर्डेड लेक्चर देखो कि यार ये लेक्चर में क्या करवाया गया था, उसको वापस से सुने। हर एक चीज मैं 3 3 बार वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूँ। हर एक चीज रिपीट हो रही है, एक नहीं दो नहीं 3 3 बार हो रही है। स्टार्टिंग है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। बिमलेश कोई कहता क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो बेटा आदत डालो सब समझ में आएगी। जब आप कोई और लैंग्वेज पढ़ने लगते हो ना, तो पहले दिन वो भी नहीं समझ में आती, धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है। आज आप साउथ में जाके रहने लग जाओगे, तमिल में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2 साल के बाद सारी तमिल भी आपको आने लगेगी, आप भी मतलब समझने लगोगे। तो इसलिए आदत डालने की जरूरत होती, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। किसी ने कहा एनएसईसी की तैयारी करना चाहता हूं, बेटा उसकी भी तैयारी हो रही है। एनएसईसी ओलंपियाड सबकी तैयारी हो रही है, सबके लिए बेसिक यही है। किसी ने कहा डीपीपी कब मिलेगी, अभी डीपीपी नहीं मिलेगी आदित्य, अभी बहुत टाइम। पहले तो आप पहले ये क्वेश्चन शीट करो, जब अच्छी तरह से हो जाएगी उसके बाद। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेगुलरली डीपीपी मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन शीट में है। पहले इसको फोकस करो, इस पर अपनी कमांड लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अला ठीक है, तो होके रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो टाइम लगाएगा, जो एफर्ट्स लगाएगा, देखो उसको तो सब समझ में आ जाएगा। मैं बच्चों को बता एक स्टोरी जो थोड़ी सी मैं बोलता हूँ, आपको लग रहा ना, एक छोटा, आपको पता है कभी आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, आपको अगर उन टेबलेट्स के नाम पढ़ने के लिए कहा जाए ना कि प्रेस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। राइट, लेकिन वही प्रेस्क्रिप्शन आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो, और मेडिकल शॉप पर जो भी वहां पर सेल्स पर्सन उसको देते हो। मेरे को लगता है कि ज़्यादातर मेडिकल शॉप्स में जो सेल्स पर्सन है, अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन पूछोगे ना, तो हो सकता है कुछ 10th पास हो, कुछ 12th पास हो, कुछ ग्रेजुएट हो, यानी कोई ऐसी हाई फाई किसी की क्वालिफिकेशन नहीं होती। या उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, या ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश करके आए हैं, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो वो ये पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उनको उसका प्रेस्क्रिप्शन देते हो, वो एक मतलब विद इन 2 3 सेकेंड्स देखता है सही, और उसे पता चल जाता है क्या क्या लिखा हुआ है। और उस मेडिसिन वाली शॉप में आप देखोगे तो कम बहुत सारी मेडिसिन होती है, मतलब मेरे को लगता है 3 4 हजार मेडिसिन तो होती है। वो खट से एक डिब्बा यहाँ से निकालता है, एक डिब्बा यहाँ से निकालता है, एक डिब्बा यहाँ से निकालता है। और अगर मान लो कोई टेबलेट लिखी हुई है, वो किसी कंपनी में नहीं है उसके पास, तो वो उसको ये भी पता है कि इसके सॉल्ट क्या है, वो दूसरी कंपनी की आपको मेडिसिन निकाल के दे देगा और कहेगा कि देखो इसमें और इसमें सॉल्ट सेम है। अगर आप सोचो कितनी सारी मेडिसिन के नाम याद है यार भाई, इसको कोई आसान भी नहीं होता, आसान नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नाम होते तब भी याद है, उनके सॉल्ट भी याद है उसको। आप सोचो क्या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? उसके इंग्लिश में क्या 100 में से 100 मार्क्स आए थे जब 10th में या 12th में? ऐसा भी नहीं है।
बट अब उसको सब पता है, उसको सब याद है, इसका सॉल्ट ये है, इस कंपनी की ये अच्छी होती, इस कंपनी की नहीं होती, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों का सॉल्ट सेम है। उसे कहो कि जुकाम हो रहा है तो वो जुकाम की आपको 5-10 टेबलेट, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वो आपको अपने आप टेबलेट बता देता है। ये सब कैसे हुआ आपको पता है? ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उसने फिर प्रैक्टिस की है। हो सकता है उसने स्कूल में इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन उस शॉप पे रहते हुए इतनी प्रैक्टिस हुई, इतनी प्रैक्टिस हुई, सुबह आता है शाम को जाता है, दिन भर वही प्रैक्टिस हो रही है, तो उनको ये नाम याद होने लगे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नाम याद होने लग गए। उनको मेडिसिन के जो नाम है वो अच्छी तरह से याद है, बट उसके अलावा कोई और वर्ड बोल के देखो आप, वो उनको नहीं पता होगा। मेडिसिन की स्पेलिंग पता होगी, लेकिन आप पूछ लो डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग, वो नहीं पता होगी। तो बेसिकली क्या, सब प्रैक्टिस से सब हो जाता है, सब पॉसिबल है, बट टाइम देना पड़ेगा। सब कुछ समझ में आएगा। उस मेडिसिन वाले शॉप को भी सब आने लग गया, सब आने लग गया, क्योंकि उसने टाइम दिया है। तो आप भी कर सकते हो। तो ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, हो जाएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मेहनत करोगे तभी होगा, बाकी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।